जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेसेस लॉ। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें हेसेस लॉ HESS हेसेस लॉ, सही है। तो इसके अंदर जो हमने एंथैल्पीज निकाली हैं, मतलब कि बॉम्ब कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर से निकाली हैं, उनमें अगर कोई इशू है या कोई लिमिटेशंस है तो वो ओवरकम करने के लिए हमारे पास हेसेस लॉ ने काम करना है। कैसे काम करना है, क्या चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो हम लोग इससे पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक chemical change takes place through डिफरेंट रूट्स कह लें या फिर सेवरल रूट्स कह लें। ठीक है, the overall energy change is same regardless कह लें या इंडिपेंडेंट कह लें, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ followed for that change, providing the initial and final conditions same। शर्त लगा दी, अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होगी, सही है, तो जौन से मर्जी रूट से एक केमिकल चेंज आती है उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम्पलिक ग्रेशिया के साथ क्लियर किया जाएगा आपको। सही, तो सुनिएगा। अब मैं कहता हूं लेट, क्या लेट बेडशीट ए कन्वर्ट इनटू डी in which one root is direct conversion and other is through the formation of B and C, but the overall enthalpy change will be same। वो डिफरेंट नहीं हो सकती। क्या मतलब है इसके कहने का, तो इसके कहने का पहले मतलब समझा जाए ताकि हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकें। देखिएगा, ये ए है, मकसद है ए से क्या बनाना, डी बनाना। लो भी बन गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पहले ए से क्या बनाया जाए, बी, बी से क्या बनाया जाए, सी, और सी से फिर क्या बनाया जाए, डी। अब एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। अब हमने देखना है कि दोनों में जो
हीट चेंज आती है, क्या वो सेम है? सही है। अब देखिएगा, लेट्स सपोज दैट ए से बी में जाने वाली जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं डेल एच। ओके, ए से बी में जाने के लिए, बी से फिर सी में, सी पे फिर डी में। अब ये वाला जो रूट है ये सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल है, इसकी ओवरऑल एनर्जी डेल्टा एच होगी। ये वाला जो रूट है ये 3 स्टेप्स पर, 1 2 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, तो इनकी एनर्जी को हम लोग कह देंगे डेल एच वन, डेल एच टू, डेल एच थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली यहां से यहां आने वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी इसके मुताबिक? ठीक है, इक्वेशन हमारे पास फिर ये बनेगी कि डेल एच जो है वो डेल एच वन और डेल एच टू और डेल एच थ्री दोनों ही बराबर है। सही है। डेल्टा एच ये वाला और 1 2 3 ये वाला रूट, दोनों को अगर सम करो तो आंसर क्या आता है? सेम आता है। आंसर में कोई फर्क नहीं आता। सही हो गया। अब मैथमेटिकली हम इसे क्या कह सकते हैं वो भी समझ जरा। ये भी इसकी जो है ना वो स्टेटमेंट में आता है। क्या आता है? समेशन डेल्टा एच साइकिल के अंदर हमेशा 0 होती है। Heat change in a cyclic process is always equal to 0। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। पहला तरीका एक तो ये है कि डायरेक्ट कन्वर्जन हो या इनडायरेक्ट कन्वर्जन हो, ओवरऑल एनर्जी सेम होती है। यहां पे देखो, ओवरऑल एनर्जी सेम। ठीक है। डिपेंड किस पे करना है? इनिशियल और फाइनल कंडीशन अगर सेम होगी, ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी भी क्या होगी? सेम। मिसाल के तौर पे यहाँ पे टेम्परेचर 1 इतना है 100, यहाँ टेम्परेचर 200 है, तो बेशक इधर से है या बेशक इधर से है, तो मकसद हमारा सेम है। जैसे आप लोग इधर से लाहौर जाए, ठीक है, आप जनाबे वाला बाय रोड जाए बाय एयर जाए, हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन क्या है? वो बंदा फैसलाबाद में था। फाइनल कंडीशन क्या है? वो बंदा लाहौर में था। हमें नहीं पता वो कैसे आया। ये वाला लॉ क्या कहलाता है? हेसेल्स लॉ। सही है। वो जिधर से भी आया, वो जो सा मर्जी रूट इख्तियार करके आया है, हमें पता है इनिशियल में ये है और फाइनल में ये है। तो अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होगी तो ओवरऑल एनर्जी चेंज भी क्या होनी? सेम। अब इसे साबित करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो एग्जांपल के साथ सिंपल सा बताया गया है कि ए डायरेक्ट डी में जाता है। ठीक है, तो ये वाला एक रूट हो गया। सही हो गया। और दूसरे रूट के मुताबिक जो है वो ए जाएगा बी में, बी जाएगा सी में, सी देन किस में कन्वर्ट होगा? फिर डी में। तो ये मल्टीपल स्टेप्स रूट है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी चेंज क्या होगी? फिर सेम होगी। सही हो गया। ओके, अब यहां पे मैंने एक बात कर दी है, एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब इस बात को गौर से समझ लेना, तवज्जो करनी है। मैं कहता हूं ए से डी में आऊं, लेट्स सपोज दैट 15 एनर्जी जो है वो निकलती है, ऐसे कह लें, माइनस होती है। ठीक है, जाहिर बात है फिर इधर से इधर आऊं 5 एनर्जी निकलेगी, इधर से इधर आऊं 5 एनर्जी निकलेगी, इधर से इधर आऊं 5 एनर्जी निकलेगी, 5 जमा 5 जमा 5 फिर से क्या होगी? 15। और निकलने वाली एनर्जी को नेगेटिव लिखते हैं, ऐड होने वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब कहते हैं। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर इधर से इधर एनर्जी निकलेगी तो इधर से इधर आएंगे, उठा करेंगे तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। अब सुने, इधर से इधर आओ एनर्जी फिर 15 निकलती है, -15 है, इधर से इधर आओ फिर से -15 है, जिधर से मर्जी आ जाओ। सही है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, इसलिए ओवरऑल एनर्जी चेंज भी क्या होनी है? सेम होनी है। अब जरा समझने वाली बात है, मैं कहता हूं नहीं, यहां से स्टार्ट करो और फिर घूमकर यहां पर ही आओ। ठीक है, अब देखो
इधर से जब इधर पहुंचे 5 निकली, 5 निकली, 5 निकली, 15 निकल गई। अब इधर से आपने वापस जाना है, इधर से इधर आते थे तो 15 निकलती थी, इधर से इधर आएंगे तो 15 अब्सॉर्ब हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो देखो मैं सारों को जमा करना चाहता हूं, -5, -5, -5, -15, फिर इधर से इधर +15, -15 +15 क्या होते हैं 0, इसलिए एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ हेसेल लॉ। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्लियर हो गया सबको भाई? ये सिंपल सी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 तरीके मैंने समझा दिए हेसेल लॉ को समझने के। अब तीसरे तरीके की तरफ हम जा रहे हैं जो उसकी हमें क्लियर कट एग्जांपल से समझाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कह देता हूं if we move from A to B, C and then D, to attain energy from one route and we move back from D to A, then a cycle become complete and overall enthalpy change will be equal to 0। ठीक है, will be equal to 0। तो ये मैंने बात कर दी कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस में आना है तो एनर्जी चेंज क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। सही हो गया, एनर्जी चेंज क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। यहां से आगे चलते हैं। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के अंदर प्रूफ करना है हमने इसे। तो पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडा ऐश भी कहते हैं, मतलब कि वॉशिंग सोडा भी कह लेते हैं, तो जो मर्जी से कह लें। अब ये जो कास्टिक सोडा का बनना है ना जी, ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। एक है सिंगल स्टेप और एक है डबल स्टेप। ठीक है, सिंगल स्टेप और डबल स्टेप। अभी हम देखते हैं सिंगल स्टेप में। देखें हमारे पास NaOH प्लस CO2, ये होते हैं 2 यूज, तो ये बना देते हैं Na2CO3 प्लस H2O। ये है सिंगल स्टेप। ओके, डबल स्टेप में NaOH प्लस CO2, एक NaOH आता है, पहले बनाता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये अगेन एक NaOH से मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और फिर वाटर बनाता है। तो एक है सिंगल स्टेप और एक है डबल स्टेप। इनिशियल कंडीशन क्या है, ये लेना है, फाइनल कंडीशन क्या है, सोडियम कार्बोनेट बनना है।
ओके सही। जब इसकी एनर्जी चेक की गई तो लेट इसकी जो हीट चेंज है उसे मैं कह देता हूं डेल्टा एच, इसकी हीट चेंज को कह देता हूं डेल्टा एच वन, इसकी हीट चेंज को कह देता हूं डेल्टा एच टू। ठीक है, ये जो डेल्टा एच वन है ये थी -89.08 किलो जॉल पर मोल। अब एक स्टेप की एनर्जी कितनी है -89, अब वन स्टेप की, पहले स्टेप की -48.06 है, ठीक है जी, और दूसरे स्टेप की -41.02 है किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। अब मकसद इसको साबित करना है कि भाई सिंगल स्टेप और डबल स्टेप की ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम होती है। अब हमें पता है ना क्या हेसेस लॉ क्या कहते हैं? हेसेस लॉ कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। सही हो गया। अब इसे जरा हम लोग ऐड करके देखते हैं कि क्या चक्कर होता है। डेल्टा एच कितना है -89.08, डेल्टा एच वन कितना है वो है -48.06 और डेल्टा एच टू कितना है -41.02। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस में वैल्यू, ये भी माइनस में वैल्यू, तो अल्टीमेटली प्लस होगा और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैं जब इसे ऐड करता हूं तो ये तो रहता है -89.08 किलो जॉल पर मोल, और जब मैंने इसको ऐड किया 48 और 41 को, ये भी इतना ही बना -89.08 किलो जॉल पर मोल। लो अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी भी -89 आई है, राइट हैंड साइड की भी -89 आई है। लेफ्ट हैंड साइड सिंगल स्टेप प्रोसेस है, राइट हैंड साइड डबल स्टेप प्रोसेस है, बस इनिशियल और फाइनल कंडीशन में पता थी, तो ओवरऑल एनर्जी गेन क्या हुई? सेम, दैट इज हेसेस लॉ। तो हम कहते हैं, यहां से हम लिखते हैं हेंस हेसेस लॉ इज वेरीफाइड। यहां से हमें क्लियर हो गया कि हेसेस लॉ कंफर्म हो गया कि भाई जो आप कह रहे हो ना कि सिंगल स्टेप और डबल स्टेप की एनर्जी चेंज क्या आती है? सेम। ठीक है, तो यहां तक मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई मसला हो तो मुझे पता चल जाए और आपको भी रिपीट हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए वो। देखें, पहली बात, केमिकल चेंज आ रही है, ओके, डिफरेंट रूट से। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, वो सिंगल स्टेप से भी हो रहा है, डबल स्टेप से भी हो सकता है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, कोई बात नहीं। ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम होनी है। क्यों? कब? जब इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होगी? सेम। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बीइंग फॉलोड, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मैंने स्टेट फंक्शन पढ़ाया था आपको, स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, एंथैल्पी चेंज भी क्या है? स्टेट फंक्शन है, लेकिन जो पाथ फंक्शन होते हैं जैसे हीट है, वर्क है वगैरह वगैरह, वो डिपेंड करते हैं पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन अगर पता होगी, रूट्स जब से मर्जी हो, एनर्जी चेंज क्या होनी है? सेम। फिर हमने कहा कि अगर एक डायरेक्ट स्टेप है ए से डी में जाना, दूसरा इनडायरेक्ट स्टेप है ए से बी में आओ, बी से सी में आओ, सी से डी में आओ, तो ये इनडायरेक्ट स्टेप और डायरेक्ट स्टेप, तो इसकी जो एनर्जी चेंज है डेल्टा एच है, इसकी 1 2 3 है। जब आप इसको इन तीनों को प्लस करते हो, दोनों इक्वल निकलते हैं, इसको देखते हो और इन तीनों को प्लस करके देखते हो, तो दोनों की वैल्यू क्या निकलती है? सेम निकलती है। ओके, मैथमेटिकली हम कहते हैं एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस, हीट चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हमने कहा था इधर से जब इधर आए तो एक्सो होगा, इधर से इधर जाए, जितना एक्सो हुआ उतना एंडो हो जाएगा, जितनी निकली है उतनी ऐड हो जाएगी, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया।
देन मैंने कहा तो एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट था, वो सिंगल स्टेप है तो -89.808 किलो जॉल पर मोल निकलती है, और डबल स्टेप है तो 48 पहले में 41 दूसरे में, तो 48 और 41 को जमा करो तो ये भी कितना बनता है 89। सिंगल स्टेप हो या डबल स्टेप हो, ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होती है, सेम होती है। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे पास हेसेस लॉ की डेफिनेशन विद एग्जांपल। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप है, दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी हम फॉर्मेशन क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे हमें, मतलब इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि ये बनती नहीं है, अगर बनती है तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से हम इसे जैसे कहते हैं ना, मतलब कि जो चीज सही से ना मालूम हो सके उसे दूसरे तरीके से मालूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड in laboratory because it reacts with oxygen spontaneously to give कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फौरन कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। So we can find by using Hess's law, हम उसे Hess's law Hess's law के जरिए फाइंड करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे सुनिए। तो एक होता है सिंगल स्टेप, एक होता है डबल स्टेप। सही। अब देखिए सिंगल स्टेप क्या है। सिंगल स्टेप ये है कि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ ऐड करें, क्या बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रुकती नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, कार्बन है, हाफ ऑक्सीजन के साथ ऐड करें, क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे कि हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल है, रिएक्टिव होती है, ये स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगी और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बना देगी, CO2। तो इसका मतलब है कि हम ये तो फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमने फाइंड की भी तो इसकी वैल्यू निकली, डेल्टा एच निकली, वो थी -393.7 किलो जॉल पर मोल। इसकी हम फाइंड नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क। क्यों? ये यहां से इधर रुकती नहीं है। ठीक है, ये जब इधर और इधर मिलाते डायरेक्ट हमें ये देती है। सही है। हाँ, सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे एनवायरनमेंट में मौजूद है, हम उसे ऑक्सीजन के साथ ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बनने की एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन इधर से इधर ब्रेक नहीं लगा सकते। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है ना, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लेकर आप ऑक्सीजन के साथ ऐड करके ये वाला स्टेप कर सकते हो, यानी कि डेल्टा H1 नहीं कर सकते, डेल्टा H2 कर सकते हो। वो निकली 283.3 किलो जॉल पर मोल। सही है। लेकिन आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन मोनोऑक्साइड कंट्रोल्ड कंबस्टन एनालिसिस इन बॉम्ब क्लोरीमीटर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉम्ब क्लोरीमीटर में ऑक्सीजन होती है एक्सेस में, 20 ATM पे होती है। इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। सही है। तो हमें ये करने के लिए हेसेस लॉ की जरूरत पड़ती है। अब हम कहते हैं फ्रॉम हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब हमें
ये मालूम नहीं था, जाहिरी बात है, ये भी पता है, ये भी पता है, एक चीज ना पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो यही तो हैसलदा का फायदा है। अगर 10 स्टेप वाला एक स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, उसमें से एक स्टेप मालूम नहीं है, तो आप डेफिनेटली वो एक निकाल सकते हो भाई। तो कैसे निकाला जाए, इसे इधर ले आओ, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H2, उधर जाके हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ओके, वैल्यूज लगा दो, ये लग गई, डेल्टा एच है माइनस 393.7 माइनस, ये है माइनस 283.3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस 110 किलो जूल पर मोल, 110 किलो जूल पर मोल हमने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाली, यानी कि ये डेल्टा H1 और डेल्टा H ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिए। तो ये फाइंड करने में हमें किसने मदद दी, हेसेस लॉ ने। अब हेसेस लॉ से हमें ये पता चल गया कि भाई जो चीज आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप वो इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये ठहरा कि हम इससे और भी काम कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन पढ़ ली ना कि आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकते हो, ठीक है, तो क्या आप और भी कोई चीजें हैं जो फाइंड करने में ये हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल, और डेफिनेटली ये हो सकता है कि बल्कि होगा भी। सही है, तो अब हम थोड़ी सी इसकी एक दो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस, सही है। पहला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, ठीक है, हम कहते थे इट इज मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, सो कैलकुलेटेड बाय हेसेस लॉ, ठीक है। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, अगर सिंगल स्टेप होता तो हम लोग हेसेस लॉ से इसे फाइंड ना करते, डायरेक्ट ही फाइंड कर लेते, लेकिन अभी ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है तो इसीलिए हम इसे हेसेस लॉ से ही करेंगे। सही हो गया। अच्छा, कैसे देखें, आपने पढ़ा हुआ है मीथेन कन्वर्ट होती है CH3Cl में, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट होता है CH2Cl2 में, ये कन्वर्ट होता है CHCl3 में, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिर अपना CCl4 में। सही, सॉरी, याद रखें, मीथेन कन्वर्ट हुई मिथाइल क्लोराइड में, डाइक्लोरोमीथेन में, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। सही है, तो ये सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। जैसे इसमें आपको याद होगा कि आप क्या करते होते हैं, कलरिंग आती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ से HCl निकल जाता है और एक Cl उसकी जगह पे चला जाता है, फिर कलरिंग आती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या निकलता है HCl। ये सेम स्टेप जो है वो एंड तक रिपीट होता है। तो इधर से जो एनर्जी निकलेगी वो 1 होगी, यहाँ से डेल्टा H2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, और उन सबको जमा करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने की ओवरऑल एनर्जी हमारे पास फाइंड हो जाएगी। सही हो गया। फिर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, ETC, बोरॉन या बेरिलियम क्या लें, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ठीक है। हम कहते हैं we cannot find
एंथैल्पी ऑफ combustion of elements like boron, beryllium and aluminium due to formation of protective layer of their oxides. So we use this law. हमें फिर हेसिस लॉ ही इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या मतलब है? वो मतलब सुनिएगा। हमारे पास ये जो बोरोन है, ठीक है, ये बोरोन ऑक्साइड बनाएगा। ये जो बेरिलियम है ये बेरिलियम ऑक्साइड बना देगा। ये जो एल्यूमिनियम है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। ये अपने रेलेवेंट ऑक्साइड बना देते हैं। कैसे? अब सुनिए। लेट ये एल्यूमिनियम का एक पीस है, मेटल है ना, मैं चाहता हूं कि इसे बर्न करूं, ठीक है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन निकालूं या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड निकालूं। होता क्या है, जब मैं इसे बर्न करता हूं सबसे पहले इसकी स्किन बर्न होती है, डेफिनेटली स्किन बर्न होगी। जब स्किन बर्न हुई तो ये बन जाएगी Al2O3। अब ये जो Al2O3 है ये ढीठ हड्डी का बना हुआ है, ये उतरता ही नहीं है, ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइज है, पानी में भी नहीं हल होता, वहां का वहां ही जमा रहता है। तो ये प्रोटेक्शन करता है नीचे वाले एल्यूमिनियम की, तो इसीलिए इसे कहते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर बना गया। तो जब इसकी प्रोटेक्टिव लेयर बन गई तो नीचे वाला एल्यूमिनियम सेफ हो जाएगा। अब उस तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, वो बर्न नहीं होगा, तो कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी, तो कंप्लीट एनर्जी कहां से निकलेगी? इस वजह से हम कहते हैं ये नहीं कर सकते। हाँ, हमें पहले ये उतारना पड़ता है। जब उतार देंगे तो हमें डेल्टा H1 पता चलेगी, दोबारा से उसे बंद करेंगे फिर से प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, लेकिन तब डेल्टा H2 पता चलेगी। देन उसे उतारेंगे, देन डेल्टा H3, 4, 5 सबको जमा करेंगे, देन जाके पता चलेगी। तो डायरेक्ट हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। ओके, देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH अल्कोहल। अब हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व एंजाइम्स due to which enthalpy of formation cannot be calculated directly and calculated by using Hess's law। तो ये वाली चीजें जो है ना आपको एंट्री टेस्ट में बहुत काम आएंगी। देन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये भी क्या है? मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। सो वी यूज फिर से हेसिस लॉ। क्या मतलब? अब यहाँ पे ये बड़ी डिटेल से मैं लॉन्ग क्वेश्चन अगला आने वाला उसमें समझाऊंगा। देखो, मिसाल के तौर पे सोडियम है, जाहिर बात है वो किस हालत में होता है? सॉलिड हालत में होता है। आपने सबसे पहले उसको किस में लेके जाना था? गैसियस फॉर्म में। तो सॉलिड से पहले सोडियम लिक्विड बनेगा, सोडियम लिक्विड से फिर सोडियम गैस बनेगा, गैस बनने के बाद सोडियम पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है सॉलिड से लिक्विड बनने वाली, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ
फ्यूजन, ये एफ जो है वो फ्यूजन का है, फॉर्मेशन का नहीं, फ्यूजन कहते हैं मेल्टिंग को। फिर लिक्विड से गैस में जाना, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर्स बनना बॉइलिंग पॉइंट पे, सही है। और गैस से इधर बनना वो है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसका मतलब आपको अगर ये वाला निकालना है तो डेफिनेटली ये दो तो फिर निकालने ही पड़ते हैं ना, सॉलिड से पहले गैस में जाना पड़ता है, गैस से पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाना पड़ता है, देन ये निकालेंगे। तो हमें फाइंड होगी तीनों चीजें, इन तीनों चीजों में से ये दो निकाल देंगे तो हमें ये तीसरी चीज फाइंड हो जाएगी। तो लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 में आयरन एनर्जी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी है, ये सारी डायरेक्टली कैलकुलेटेड नहीं होती एंड आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एसएस लॉ, सही है। ऐसे ही अपना साथ में ये लिख लें एन डेल्टा एच नॉट एल, एल बोले तो लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। और लेटेस्ट एनर्जी भी फाइंड नहीं कर सकते। लेटेस्ट एनर्जी फॉर एग्जांपल NaCl सॉलिड का बनना, ठीक है, NaCl सॉलिड का बनना, वो कहां से बनना मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, इसके आयंस से, ठीक है, गैसियस आयंस से। और जाहिर बात है ये आयंस कहां से बने, जाहिर बात है सोडियम से और क्लोरीन से बने। अब वो ये एग्जांपल कैसे एक्सप्लेन की जाती है कि जब सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया जाता है तो डेफिनेटली पहले हम क्या बनाते हैं, आयंस। सॉलिड है उसे गैस में कन्वर्ट करना है, ये 3 स्टेप लगेंगे, और आयन में कन्वर्ट करना है 3 स्टेप लगेंगे। ऐसे ही क्लोरीन को अगर नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही 3 स्टेप लगेंगे। ओके, तो जब ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यहां से आयंस से NaCl सॉलिड वाले बनने की एनर्जी को कहते होते हैं डेल्टा एच नॉट एल, लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन जैसे ही आयंस बनते हैं, मुझे बताओ प्लस और माइनस आयन स्टेबल होंगे? नहीं, ये तो फौरन रिएक्ट कर देंगे। तो ये फौरन रिएक्ट करके ये बना देते हैं तो हम ये वाली फाइंड कर नहीं सकते, सही हो गया। इस वजह से वो कहता है कि ये आप कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो आप कैसे करोगे, हेसल लॉ से ही करोगे। इसको फाइंड करने के लिए हमने पढ़ना है अगला लॉन्ग क्वेश्चन और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज नोन एज बोर्न-हैबर साइकिल, कि हम लेटेस्ट एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, ओके, हेसल लॉ से करते हैं, ओके, कैसे करते हैं वो हमारा इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा। तो मैंने ये थोड़ी सी एग्जांपल्स दी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्टेप है। बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन वगैरह नहीं कर सकते, ये भी मल्टीपल स्टेप है, क्यों? प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। फिर अल्कोहल वगैरह क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह वो आपको पता है, क्या नाम से बोलते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से। और आयनस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह क्यों नहीं कर सकते? वो डेफिनेटली वो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में दो पॉपुलेस्ट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। पॉपुलेस्ट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बोर्न-हैबर साइकिल, नंबर 2 हेसल लॉ, नंबर 3 पे बोर्न-हैबर अपना बॉम्ब क्लोरीमीटर और ग्लास क्लोरीमीटर आते हैं, और बाकी फिर सारे सस्ते वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।